आशीष कपूर और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। और हम लेके आए हैं अब की इस टाइम की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इंजीनियर राशिद जो एआईपी के चीफ हैं और बारामूला से एमपी हैं, उनको एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अभी बेल दे दी है अक्टूबर 2 तक। और इसको लेके मैं रविश आपको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, क्या खबर है पूरी। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 2017 का एक टेरर फंडिंग मामला था जिसको एनआईए में जब ये अरेस्ट हुए थे 2017 में, और उसके बाद उनको छोड़ा गया था, लेकिन 2019 में उनको वापस अरेस्ट किया गया था 370 हटने से पहले 4 अगस्त को, और तब से वो आज तक कैद में है। तो आज पिछले 3 दिन से ये पिछले 3 बार से इनकी बेल प्ली जो है वो रिजर्व रखी गई थी। जज इसके ऊपर फैसला नहीं बता रहे थे, लेकिन आज एक्सपेक्टेड 11 तारीख को था फैसला। आज सुबह ही हमारे पास खबरें आ रही थी कि जो इनके बेटे हैं वो दिल्ली की तरफ उन्होंने अपने अगले 2 दिन के सारे कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली की तरफ चले गए हैं। और ये खबर अभी अभी हमारे पास आई है कि इंजीनियर रशीद को बेल ग्रांट कर दी है स्पेशल कोर्ट एनआईए दिल्ली ने, और उनकी ये बेल स्पेसिफिकली कैंपेनिंग के लिए छोड़ा गया उनको, और 2 तारीख तक 2 अक्टूबर तक इनकी ये बेल जो है वो वैलिड है। और ये मैं बताना चाहूँगा अपनी जनता को कि ये जो बेल एप्लीकेशन जो मूव की गई थी इंजीनियर रशीद द्वारा, ये स्पेसिफिकली इसीलिए थी कि वो इलेक्शन में कैंपेन कर सकें। और जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, जब से एआईपी का हम कश्मीर में वर्चस्व देख रहे थे कि बढ़ता जा रहा था इंजीनियर, और खासकर कि जब एमपी की इलेक्शंस थी, पार्लियामेंट की इलेक्शंस थी, तब से ही बिल्कुल बिल्कुल वो तो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी। वो इलेक्शन में खड़े जरूर हुए थे, जेल से खड़े हुए थे, एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो सीट निकालेंगे। एक शॉकर टाइप था, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला जी के लिए पर्सनल शॉक था। और जिस तरह से अब बयान देख रहे हैं हम पीडीपी के और एनसी के आ रहे हैं, जहां पे वो उनको भारत का एजेंट बता रहे हैं, जिनसिस का एजेंट बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से घबराए हुए हैं इस टाइम घाटी की बाकी पार्टियां इनकी वहां पे पॉपुलैरिटी के साथ। जिस तरह से अबरार रशीद इनके बेटे जो हैं लगे हुए हैं, और जिस तरह से जनसैलाब उनकी जनसभाओं में आ रहा है, वो भी एक चिंता का कारण बन चुका है कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल। एनसी और पीडीपी के लिए। देखिए नॉर्थ के 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा, इन 3 में तो बिल्कुल, क्योंकि ये सीट जो थी एमपी की सीट इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स की थी, वहां पे उनका वर्चस्व हम समझ पाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अनंतनाग में उनके बेटे ने काफी बड़ी बड़ी रैलीज होल्ड की। बिल्कुल हम अपने चैनल पे भी देख पा रहे थे कि जब हम उनकी वीडियो चला रहे थे तो काफी ज्यादा व्यूअरशिप भी आ रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि उनका जो वर्चस्व है अनंतनाग में भी काफी हद तक दिखाई देगा। तो नॉर्थ में वो एनसी को टक्कर दे सकती है बहुत बड़ी, और पीडीपी का गढ़ अनंतनाग, वहां पे पीडीपी को टक्कर दे सकती है। ये अक्टूबर 2 तक जो है उनको ये बेल ग्रांट की है स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दिल्ली में। और जिस तरह से बताया अभी, अबरार रशीद भी जो है अपने अगले 2 दिन के जनसभाएं और अपने जो दौरे थे इलेक्शन के वो कैंसिल करके दिल्ली गए हुए थे अपने इसी बेल एप्लीकेशन पे। उनको पॉजिटिव कुछ आउटकम आने की पॉसिबिलिटी लग रही थी, तभी उनको अपने फादर को वहाँ से लेने गए हुए थे इंजीनियर रशीद को। और ये भी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है एकदम, क्योंकि इससे जो घाटी में समीकरण और जो इलेक्शंस में हम पैनापन जो है और वहाँ पे दिखने को मिलेगा। वहाँ पे एनसी और पीडीपी की जो वहाँ पे रणनीति हैं उसमें भी चेंज उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से घबराए हुए लग रहे हैं इंजीनियर रशीद की पार्टी से। ये एक बड़ी खबर है उनके लिए भी, और एक शॉकिंग न्यूज़ कहूँगा मैं एनसी और पीडीपी के लिए भी, और घाटी की बाकी पार्टीज़ के लिए भी। जहाँ जहाँ पे भी एआईपी अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है, उनकी जनसभाओं में जन सैलाब जो है वो उभर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जो जमात के कैंडिडेट है, जमात सपोर्टेड कैंडिडेट जो एक्स जमातीज हैं, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो पुरानी पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, और ख़ासतौर से जो सीट्स पे ये नॉर्थ और साउथ में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में। और रविश, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम देखते थे घाटी में जब एनसी और पीडीपी प्रमुखता से इलेक्शन लड़ती थी और इलेक्शन परसेंटेज हमेशा कम रहती थी, इनके आने से और जमात के आने से ये इलेक्शन परसेंटेज बढ़ेगा, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इस प्रोसेस में बढ़ जाएगी? देखिए काफी जो पार्टीज का दावा अभी होने वाला है, अभी कुछ ही देर में हम बयान सुनने वाले हैं पीडीपी और एनसी के कि ये जी बीजेपी के एजेंट है, लेकिन मैं इसमें वो एंगल नहीं देखता। देखिए मैं एंगल देखता हूँ बीजेपी भारत सरकार का। भारत सरकार चाहती है इलेक्शन ज्यादा हो, तो जितने ज्यादा आइडियोलॉजी के लोग, देखिए अवामी इत्तेहाद पार्टी एक अलग आइडियोलॉजी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग आइडियोलॉजी है, पीडीपी की एक अलग मांग है। इसी तरीके से जो हमारा जो जमात के कैंडिडेट्स हैं, जो जमात की आइडियोलॉजी वो एक अलग आइडियोलॉजी है। तो एक तरीके से सारी आइडियोलॉजी के लोगों को बुलाया जा रहा है वोट करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि 80% के करीब वोटिंग होगी, जो मेरा अनुमान है। और कहीं ना कहीं जो हम देखते थे एनसी का या पीडीपी का हमेशा से घाटी में जो है एक पॉपुलर पार्टीज रही हैं, उसको भी ये जो चैलेंज ये करने वाले हैं इस टाइम जमात और एआईपी के जो कैंडिडेट्स हैं। देखिए अगर हम एक चीज देखेंगे,
पीडीपी और जो पीडीपी और एनसी जो थी कम वोटिंग में ही कमाल कर पाती थी। एग्जैक्टली तो इनके लिए भी एक चैलेंज रहेगा कि जब वोट परसेंटेज ज्यादा होगा तो क्या होगा। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था कि हम जब भी देखते थे इलेक्शंस होती थी, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं इलेक्शन की परसेंटेज 8%, 10%, कई क्षेत्रों में 20% होती थी। बांडीपुरा में हम देखते थे या पहाड़ी क्षेत्रों में देखते थे, वहाँ पे इलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा होती थी। लेकिन सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर हमेशा से कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखता रहा है। और इस बार जमात के आने से और एआईपी के आने से वोटिंग परसेंट बढ़ने से कहीं ना कहीं उनको भी जो एनसी और पीडीपी जो हमेशा वहाँ पे अपने एक विनेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती थी उनकी वहाँ पे लो परसेंटेज की वजह से, वो उनको चैलेंजिंग लगेगा। ये जो सिचुएशन है बड़ी चैलेंजिंग होने वाली है एनसी और पीडीपी के लिए, और उनका वोट जो है और उनकी जो आगे जो मैं कहूँगा पॉपुलैरिटी है एज अ पार्टी, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगी इससे। जी बिल्कुल, एक चैलेंज है, एक चैलेंज रहेगा पीडीपी और एनसी दोनों के लिए, क्योंकि हमने देखा जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे उसमें सपोर्ट जनता ने दिखाया, तो जिस जनता ने पार्लियामेंट में सपोर्ट दिखाया है, एक्सपेक्टेड है कि उससे ज़्यादा जनता इस बार सपोर्ट दिखाएगी और काफ़ी ज़्यादा सीट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और आज की दूसरी एक और खबर थी जो शायद कहीं छुप गई, जो अफजल गुरु थे, जो टेररिस्ट थे जिनको फांसी की सज़ा मिली थी, उनके जो बड़े भाई हैं वो भी इलेक्शन, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होने का जो है फैसला लिया है। और उन्होंने ये कहा था कि मेरी आइडियोलॉजी अपने भाई से अलग है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पेशे से वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे और इस बार वो कह रहे थे कि जब सब लड़ रहे हैं इलेक्शंस, जब जमात लड़ रही है, जब बाकी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, तो मैं भी लड़ना जो है वो इसमें जो है ज़रूर चाहूँगा। जी बिल्कुल, देखिए 370 के द्वारा बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास तौर से घाटी के लोगों को दूर रखा गया भारत से। अब हम उसका असर ग्राउंड पे देख पा रहे हैं, लोग उसको कनेक्टेड फील कर रहे हैं, भारत से वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी से, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी से वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि अफजल गुरु के भाई जैसे लोग भी जो हैं वो इस टाइम पे पर्चा बढ़ रहे हैं और वो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रविश, तो ये अब तक की बड़ी खबर थी जो हमने अब आप तक पहुंचाई कि इंजीनियर रशीद जी जो है उनको बेल मिल रही है और 2 अक्टूबर तक वो इलेक्शन कैंपेन के लिए उनको बेल दी गई है दिल्ली स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा। इसके लेके कोई भी नई अपडेट आती है हम आपसे ज़रूर राब्ता करेंगे, आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।